बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें तमाम मुसलमान दुनिया भर में सुबह से लेकर शाम तक 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक ये इबादत बहुत ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। और इंसान के मुंह से जो आने वाली बू होती है, अल्लाह ताला ने उसको मुश्को उम्बर से भी ज़्यादा महबूब करार दिया है। रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे इससे आपको सवाब तो हासिल होता ही है, लेकिन इसके तिब्बी और रूहानी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि इस्लाम के अलावा दुनिया के दीगर मज़ाहिब और सकाफ़तों में सदियों से रोज़ा रखने का रिवाज है। और आज के प्रोग्राम में हम रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो सवाब है और इसके जो रूहानी फ़वाइद हैं उससे तो मुसलमान वाकिफ़ हैं ही। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अदनान ज़ाहिद, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अलीज़े शफ़क़त, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, जिस तरह कि मैंने बताया, तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। जी, आपको भी थैंक यू। और रमज़ान के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगी कि रमज़ान के फ़वाइद क्या हैं, तिब्बी अगर हम फ़वाइद की बात करें तो। रमज़ान के डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की मुसलमानों के लिए कि एक बाबरकत महीना है जिसमें एक रूहानी एक नेकियों का हसूल तो ये है कि इबादत के जो दर्जात हैं वो इतने बढ़ा दिए गए हैं। लैलतुल क़द्र का नज़ूल भी इसी बाबरकत महीने में आया है। इसके अलावा जो जहाँ तक तिब्बी उसकी बात की जाए तो बॉडी में सर्टन चेंजेस आती हैं जिस्म में रोज़े की हालत में, कि जब आपका ओरल इंटेक कम होता है ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट रोज़े की हालत में, तो ये है कि एक तरह से बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। इंसान के जिस्म को एक तरह से आप कह रहे हैं कि उसको रेस्ट का एक वो टाइम मिल जाता है कि जब इंसान कि जिस्म में जो चीज़ें जमा हुई हुई होती हैं वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो रहा होता है। क्योंकि नॉर्मली जब आप कुछ खाना खाते हैं जिस्म से इंसुलिन निकलती है तो वो क्या करती है कि जो ज़्यादा शुगर है उसको लिवर में लेके चली जाती है और वहाँ पे और पट्ठों में उसका इंटेक ज़्यादा हो जाता है। तो रोज़े की हालत में जब आपका ओरल इंटेक कम होता है तो इंसुलिन रिलेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो जिगर में एक्स्ट्रा शुगर है या फिर इन द लॉन्ग स्टेज जो इवन के फ़ैट है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो इसके एक काफ़ी फ़वाइद देखे गए हैं, जिसकी वजह से यह है कि इंसान अपना वज़न भी कम कर सकता है और ये है कि अननेसेसरी जो ओरल इंटेक है या जो आप उससे भी अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, आपने बताया कि बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं। एक जो जिस तरह कि मैंने अभी जिक्र किया कि इंसान के मुंह से एक बू टिपिकल सी आने लग जाती है, तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? उसकी जो रीज़न बताई गई है साइंटिफिकली उसमें यही है कि अमूमन ये होता है कि जब इंसान खा नहीं रहा होता, वो च्यू नहीं कर रहा होता, तो सलाइवा जो थूक की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एट टाइम्स जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये बैक्टीरिया ही ये एक बैड ऑर्डर जो बैड स्मेल जिसको एक वो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हेलेटोसिस भी कहते हैं। तो ये मेनली जो साइंटिफिकली रीज़न है कि सलाइवा प्रोडक्शन थूक के कम बनने की वजह से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से एट टाइम्स वो आपको स्मेल की प्रोडक्शन हो जाती है। अच्छा, ठीक। अलीज़े, रमज़ान के मुतालिक आप बताइएगा कि सहरी करना किस कदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके लिए सहरी में उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने नहीं उठना और रोज़ा भी वो रखना चाहते हैं। तो सहरी करना किस कदर ज़रूरी है और सहरी के बाद क्या फ़ौरन से लेट जाना चाहिए या थोड़ा सा चलना फिरना चाहिए, क्या करना चाहिए? सहरी तो बहुत हमारे लिए अहम है, जिसको हमारे जो आजकल की जनरेशन है टाइमिंग की मैनेजमेंट की वजह से आजकल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी है, तो जिसकी वजह से हम अपने जो खाने के हैबिट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो रमज़ान के लिए और सहरी और अफ्तार के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रेशन, एक तो हाइड्रेटेड हमारी बॉडी को आना बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ हैं तो फिर उस लिहाज से भी हमें देखना चाहिए। फिर हमारा सोडियम इंटेक क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगी। फिर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं और आप सहरी में क्या खा पी सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगी कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इनकी वाटर मैनेजमेंट। इनटेक पे तो हम बात करेंगे जी, जी, डिटेल में, लेकिन सहरी में खाना क्या चाहिए, मतलब व्हाट टाइप ऑफ फूड्स डू यू रिकमेंड? आई विल रिकमेंड कि जो है प्रोटीन इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। सहरी में आप अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, अच्छा। फिर आप कीमा खा सकते हैं, और उसके साथ अपने सीडी साइज चपाती लेनी है। फिर आपको यू शुड ईट योगर्ट इन द सहरी, बिकॉज योगर्ट के अंदर गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप दही के अंदर इलायची के कुछ दाने डाल दें तो आपको सारा दिन आप प्यास से भी महफूज रहते हैं। अच्छा। और आपकी डाइजेशन भी अच्छी रहती है। तो इसी तरह प्रोटीन का जो है वो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका इस्तेमाल मैं सहरी में कहूँगी कि ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, यानी प्रोटीन वाली चीजें खा लें, जी। कीमा खा सकते कीमा, हैं, फिर कबाब हो गया, कबाब खा सकते हैं, एग वगैरह भी जी, खा बिल्कुल सकते ऐसा हैं। ही है। और ये जो लोग पराठे खाते हैं, क्या वो खाना जरूरी है, वो खाने चाहिए? नहीं, पराठे तो असल में जब रमज़ान आता है तो लोग कहते हैं कि हमारा वेट जो है हम लूज़ करना चाहते हैं, और जो है वो अल्टीमेटली उल्टा गेन ही हो रहा होता है। असल में हम अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे होते। सही। अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें तो इस चीज़ों को हम इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन हमारा रिलीजन जो है, हमारा कल्चर, वो अगर हम उस तरफ तवज्जो दें तो हमें हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक, सहरी का आपने बता दिया, अब थोड़ा सा अफ्तार में भी बता दें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे ही रोज़ा खोलते हैं तो फ़ौरन से ठंडा ठंडा मशरूब पीना चाहते हैं। वो मेरे जैसे लोग गरम गरम चाय उनको चाहिए होती है, तो क्या करना चाहिए? इज इट डैमेजिंग टू द बॉडी? Of course, it's very much damaging to the body। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हम डाइट से ले रहे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, और फिर जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उनको भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सही। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है जो ड्रिंक्स हैं उनको, उनका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो इसी तरह और शुगर इनटेक, जो हम मीठे मशरूबात लेते हैं तो एट द एंड हमें फ़ैट एक्यूमुलेट होता है, जो शुगर का जो एंड वो है। तो उसी लिहाज से मैं ये कहूँगी कि शुगर जो इनटेक है उसको अभी कम करें। और जो आज जैसे आपने सवाल पूछा कि तो इट्स वेरी मच डेंजरस टू हेल्थ। अच्छा डॉक्टर अदनान, मशरूबात के साथ साथ वी वांट टू ईट फ्राइड फूड, पकौड़े, समोसे, रमज़ान अभी आया नहीं होता एंड वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और अगर नॉर्मल हालात में देखें तो हम ये चीज़ें इतनी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, लेकिन रोज़े में, रोज़ा खोलते साथ ही हम पकौड़े भी खाना चाहते हैं, चाट भी हमें खानी है। तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? क्या बॉडी में ऐसी कोई चेंजेस आ रही होती हैं कि हम इस तरह का फूड क्रेव करते हैं, या ये कल्चरल है? अगेन अब हुआ ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बेसिकली रमज़ान इज़ एन इस्लामिक इज सॉर्ट ऑफ ए रिलीजियस फेस्टिवल एक है ना, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा फूड फेस्टिवल की तरफ हम उस तरफ चले गए हैं। अगेन जब ये इट्स मोर अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल थिंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है कि हमने अपना इतनी फ्राइड चीज़ों को अपने डेली उसमें इतना इंडल्ज कर दिया, स्पेशली इन आवर इफ्तार मेन्यू, कि अब हमें उसके एक तरह से एक आदत हो गई कि हम कहते हैं कि पकोड़े समोसे ना आए तो रोज़े का इफ्तार का उसका मज़ा नहीं आया। तो एज सच बॉडी की कोई क्रेविंग्स तो नहीं होती, लेकिन वो है कि एक साइकोलॉजिकल एक अपना एक वो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जब आप अपने बढ़ रहे होते हैं, बच्चों को एक आदत वो देख रहे होते हैं कि बड़ों जब रोज़ा रख रहे हैं साथ और वो उनके साथ टेबल शेयर कर रहे हैं, तो उधर पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, और ये साल साल चले आ रहे हैं, हर रमज़ान में यही हो रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम आवर हैबिट, एंड इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो हमारे कल्चरल और हमारे जो लोकल उसके साथ है, रादर के हम इसको कहें कि जी कोई बॉडी की रिक्वायरमेंट्स या उस तरह से कोई क्रेविंग्स हो रही हैं, तो इट्स मोरली कल्चरल पार्ट। सही सही। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। बेसिकली हमारा जो गट एंड ब्रेन है ना, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। यू आर व्हाट यू आर ईटिंग। तो अगर हम ये कोई फ्राइड फूड्स वगैरह खाते हैं तो इट डोंट हैव ए गुड इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। अच्छा, उससे उससे हमारा लर्निंग में भी बहुत ये जो है रोल प्ले कर रहा होता है, एंजाइटी होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता ऐसा क्यों हो रहा है। सही। बिकॉज इसका हमारी डाइट का इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा डॉक्टर अदनान, यू आर एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे डायबिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने मुसलमान हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो रोज़ा भी रखना चाहते हैं, तो क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए? क्या कोई गाइडलाइंस हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं? तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है। उसमें ये है कि इनिशियली कुछ सालों पहले ऐसा कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन ये है इन द लास्ट 5 इयर्स, स्पेशली इन 2016 में पहली दफ़ा ये गाइडलाइंस बनी। क्यों बनी? क्योंकि देखा गया है कि रीसेंट स्टडीज़ में भी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 11 से 12 करोड़ मुसलमान हैं जो तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा रोज़े रखते हैं। अच्छा। तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस, लाइक उससे पहले ज़्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस चल रहे थे, उनके अपने एक डिफरेंट डॉक्टर्स की एक अपनी सजेशंस चल रही थी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक ज़रूरत थी, एक नीड, देयर वाज अ नीड ऑफ आवर के एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस बने। तो 2016 में जो IDF है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई और उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनको इन्वॉल्व किया गया। फिर उनमें आप जो हैं रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उनको भी इन्वॉल्व किया गया और अभी उसका रिसेंटली भी एक अपडेट वर्जन आया है। तो इसलिए गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी कि इतने ज़्यादा लोग जब रमज़ान में रोज़े रखते हैं, डायबिटिक पेशेंट, लेकिन अगेन कुछ उनको पता तो होना चाहिए कि वो रोज़ा रख सकते हैं, कब उन्होंने रोज़े में अपनी मेडिकेशंस को किस तरह से ऑल्टर करना है, अपनी डाइट का क्या करना है। तो ये जो अभी गाइडलाइंस बनी है, बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक है पब्लिकेशन, और उसमें सारे इन क्वेरीज को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया है और ये पेशेंट बेनिफिट स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी इससे उनकी हेल्प हुई है। अच्छा ठीक, आपने कह दिया कि गाइडलाइंस हैं ताकि वो प्रॉपर रोज़ा रख सकें, लेकिन क्या रोज़ा अगर वो रखते हैं तो ड्यूरिंग रोज़ा वो अपना शुगर लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं अगर उनको लग रहा हो कि उनकी शुगर लेवल जो है वो डाउन हो रही है? और क्या सिम्टम्स होंगे कि अगर उनके शुगर लेवल जो है वो लो हो रही है? अच्छा, उसमें अगेन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इसमें यही है कि एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स उन्होंने डिफाइन किया कि इस टाइम पे आपने राउंड द डे अपनी शुगर चेक करनी है। यानी कर सकते हैं रोजे के दौरान आप अपनी कर शुगर सकते हैं, स्पेशली मिड डे में एंड मिड आफ्टरनून। अच्छा। कि लेट आफ्टरनून में भी आप कर सकते हैं और मिड डे में। और अगर उनको लो शुगर की अलामात आ रही हैं, लो शुगर की अलामात होती है अमूमन ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल का बैठना, हाथ पांव कपकपी होना, और जब बहुत ज़्यादा शुगर लो हो तो गनूदगी, बेहोशगी और फिर झटकों तक भी उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब किसी मरीज़ को इस तरह की अलामात आ रही हों तो उनको डेफिनेटली अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करने चाहिए। और इसके अगेन गाइडलाइंस इसमें भी है कि उन्होंने कब अपना रोज़ा क्या रोज़ा तोड़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल लो हो गया है? जो गाइडलाइंस में और जो डाटा है, और अगेन ये खाली एक डॉक्टर्स की नहीं है, जिस तरह मैंने बताया इसमें स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं सारे उसमें ना। तो उसमें ये है कि अगर आपके ब्लड शुगर्स लेस देन 70 उसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर फॉल करते हैं, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने शुगर चेक की और वो 70 से नीचे हैं, तो उसमें गाइडलाइंस में है देन यू शुड ब्रेक फास्ट, कि आपको रोज़ा तोड़ के और फिर अपना कोई मीठी चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। क्योंकि ये अगर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते तो आपको जिस तरह मैंने बताया गनूदगी, बेहोशगी, झटके वगैरह और फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये एक इस सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी जो कि आपने उसी वक्त उसको फास्ट ब्रेक करके और फिर कोई मीठी चीज़ लेके उसको करेक्ट करना। सही बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह से फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा, हमने अभी इंट्रो में जिक्र किया, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि इंसान अपने ऊपर जुल्म करे। अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है तो आपने कहा कि बाकायदा स्कॉलर्स ने इसके मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं और रोज़ा तोड़ा जा सकता है। ये हमारे एक दीन में भी और जो गाइडलाइंस का भी ये था कि अवॉइड हार्डशिप्स और नो हार्म, कि अपने जिस्म को नुकसान नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्ती जो है उसको गुरेज करना है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि सहूलत दी गई है। और स्पेशल जब क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी गई है ना कि एक चीज़ जो जानलेवा है तो आप क्यों जानबूझकर उसकी तरफ जा रहे हैं। सही जी। अच्छा अलीज़े, बहुत सारे लोग रोज़े में वेट लॉस करना चाहते हैं और उन्होंने बल्कि रोज़े का वेट कर रहे होते हैं कि रमज़ान आएगा तो हम वेट लॉस करेंगे, तो क्या ये सही है, करना चाहिए वेट लॉस या फिर? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि अल्लाह पाक ने रोज़ा दिया है तो मैं इसका सवाब दूंगा। अल्लाह पाक ने इस नेमत से इंसान को नवाजा है कि ये भी तुम्हारे लिए है। सही, मतलब जब हम रोज़ा रखते हैं
तो इस बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो रीजनरेट होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़रूरी है। और जब हम अफ्तार से पहले, मैं कहूँगी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें 1 घंटा पहले, क्योंकि बॉडी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता जिसको वो बर्न करे, तो इट्स वेरी इजी टू बर्न द कैलोरीज एट दैट टाइम। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि रोज़ा खोलने से पहले आप कुछ एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। तो जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, क्या उनको रोज़े में जिम जाना चाहिए या उनको लाइटर एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर जाना चाहिए? उनको लाइटर एक्सरसाइज पे शिफ्ट करना चाहिए और अपनी टाइमिंग्स का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे अफ्तारी से 1 घंटा पहले आप वर्कआउट करें, जिससे जो आपका जो है वेट लॉस में आपको हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि बॉडी के पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके फैट जो है ना वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अफ्तारी के बाद भी आप अफ्तारी करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, फिर उसके बाद जब आप खाना खा लेते हैं तो आप आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। अच्छा जी। अच्छा, इस्लाम ने जो है वो तरावी का कॉन्सेप्ट भी रखा है और आई थिंक वो इसीलिए है कि आप खाना खा के लेट ना जाएं, बल्कि जब आप तरावी पढ़ेंगे तो इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट कैन हेल्प यू, राइट? बिल्कुल इसी तरह के जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उनके लिए तो थोड़ा सा हम ये एडवाइस करते हैं कि वो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फास्ट, के रोज़े की हालत में वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी, जो स्पेशली जो वर्कआउट या इस तरह से एक्सरसाइज है, उसको अवॉइड करें। और उसमें ये है कि जो ये मैं डायबिटिक उनकी बात करूँ, और जो उनमें अगर वो तरावी कर रहे हैं तो इटसेल्फ इज़ एन, वो 20 तरावी उसमें होते हैं, उसमें आप उठते बैठते हैं, आपकी तो वो इट्स अ फुल फ्लेज एक्सरसाइज। तो ये अल्लाह ताला की एक बड़ी एक ब्लेसिंग है मुसलमानों के लिए कि एक तो आपकी रूहानी इबादत और उससे आपके जिस्म को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर आप वैसे जो अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं डायबिटिक, तो वो ये है कि आफ्टर 2 to 3 आवर्स पोस्ट अफ्तारी आप कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट, कोई वॉक वगैरह इस तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करें रोज़े की हालत में एक्सरसाइज, ठीक, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है अगेन। अच्छा, तो डायबिटिक्स को रोज़ा खोलते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए? नॉर्मल लोग तो खा रहे हैं ये फ्राइड चीज़ें और मशरूबात, लेकिन डायबिटिक्स को स्पेशली क्या एहतियात करनी चाहिए? उसमें अगेन एक तो मेडिकेशन उसमें एडजस्टमेंट की एक आपने उनको एक एडवाइस देनी है रिगार्डिंग कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन सहरी और अफ्तारी में लेनी है। जहाँ तक डाइट की बात है कि जो भी अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपना रोज़ा अफ्तार करें, वो मेडिकेशन लें, और उसके साथ ये है कि वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें। उसके अलावा अगर डीप फ्राइड बहुत है, चखने के तौर पे एक पकौड़ा, एक समोसा उसको ले सकते हैं, बिल्कुल ही उसको, अब क्योंकि अब रमज़ान अफ्तार उसमें भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या ऐड ऑन उसको ऐड ऑन उसको अवॉइड करें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें। उसके अलावा फ्रेश अगर जूसेस वगैरह इवन या मशरूबात हैं उनको अवॉइड करें, उसके बजाय ये फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा। ठीक है, और उसके अलावा चाट्स वगैरह में ये है चने की चाट वगैरह, इस तरह से जिसमें प्रोटीन इनटेक भी हो जाता है, योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये चीज़ें ले सकते हैं। सैलड्स का वो कर लें। अगेन कुछ लोग उसमें थोड़ा सा अपना जो मेन मील है उसको डिले कर देते हैं तरावी के बाद, तो उसको अवॉइड करें। मेन आप अपना अफ्तारी के साथ ही रखें, और अगर आपने कुछ खाना है तरावी के उसके अराउंड लेट नाइट, तो वो एक स्नैक्स के तौर पर उसको वो कर ले, कोई कबाब वगैरह ले लिया या फिर कोई फ्रूट वगैरह ले लिया, और इस तरह से अपनी डाइट को थोड़ा सा वो करें और अगेन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। बिल्कुल ठीक है, तो उससे वो बहुत आराम से अपना रमजान जो है वो गुजार एडिड प्रोसेस शुगर्स हो गई, एक्स्ट्रा जो मीठी चीज़ें या कैलोरीज जो जिस फॉर्म में होते हैं, स्पेशली जो आपके मशरूबात या इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें लेंगे तो उससे अगेन आपके जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो आपके शुगर के पैरामीटर्स हैं वो भी ख़राब होंगे। उसके अलावा ये है कि जो रोज़े का एक मकसद है उस तरह से वो ये है कि वो भी कहीं ना कहीं उस तरह से वो पूरा नहीं होगा, और फिर आप ये है कि आपकी ख़ुद में जो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं इस तरह से, तो वो भी आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। सही। अच्छा लीज़ी, पानी की आप बात कर रही थी और मैं पानी पे डिटेल में बात करना चाह रही थी, तो ये बताइएगा कि पानी, वाटर इनटेक किस कदर ज़रूरी है, क्योंकि मौसम भी हमारा अब गर्म हो रहा है और रोज़ों में सारा दिन आप पानी नहीं पी सकते। अब रोज़ा खोलते साथ ही भी अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो वो भी इंसान को तंग करता है, लेकिन फिर वाटर की जो नीड है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? स्पेशली आपने तरावी पे जाना है, फिर रात को सोना भी है, फिर सहरी पे उठना है, तो इवन मेरे लिए भी एक स्ट्रगल बन जाती है। कोई टिप्स है इस मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, इस पे बहुत आपका अहम सवाल है, और इसमें मैं ये टिप्स, जैसे कि हमें 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एक ह्यूमन बॉडी की नीड है,
तो उसमें तो मैं ये कहूँगी कि आप 2 ग्लास जो पानी है ना वो आप सहरी में पिएं। फिर उसके बाद आप अफ्तारी में आ जाएं, अफ्तारी में भी आप 2 ग्लासेस पानी के पिएं। फिर उसके बाद जब आप अपना मेन मील ले लेना, उसके बाद आवर के हिसाब से लें, मतलब 1 आवर में 1 ग्लास ऑफ वाटर, देन सेकेंड आवर में सेकेंड ग्लास। इस तरह आप अफ्तार से लेके सहर तक अपने 1 घंटे के फासले से पानी का गिलास पीते जाएं। तो इस तरह आपके 8 ग्लासेस ऑफ वाटर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप जो है ना भारीपन भी नहीं महसूस करेंगे। सही, हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पिए। जी बिल्कुल। और 2 आपने कहा कि रोज़ा खोलते वक्त और 2 सहरी में जी बिल्कुल ऐसे। सही, ठीक है, आई एम गोना डू दैट। अच्छा डॉक्टर अदनान, जो डायबिटिक्स हैं वो ओरल मेडिकेशंस पे जो होते हैं, तो क्या आप उनकी मेडिकेशंस को मॉडिफाई कर देते हैं? इसी तरह वो डायबिटिक्स जो कि इंसुलिन पे होते हैं, क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं और उनकी इंसुलिन को भी एडजस्ट किया जाता है? क्या करते हैं आप लोग? जी, उसमें अगेन जिस तरह मैंने कहा कि गाइडलाइंस एक हैं जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया कि अब हमने ये करना है। जहाँ तक बात की जाए, अब तो डायबिटीज़ भी 2 इकसाम की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जहाँ तक टाइप 1 डायबिटिक्स की बात की जाए, अगेन उनमें भी फिर कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, उनमें हमारा एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का एक पूरा एक टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं और उसके पहली बात तो ये डिसाइड करते हैं कि ये आया रोज़ा रख भी सकते हैं कि नहीं। उसमें हम उनको एडवाइस देते हैं, रखना ना रखना ये उनका अपना पर्सनल फेट है। इंसुलिन की जहाँ तक आ गई कि इंसुलिन की डोजेज, उसमें डेफिनेटली हम जो अफ्तारी पर है उसको तो हम शिफ्ट करते हैं कि अगर वो मॉर्निंग में है तो उसको अफ्तारी में कर दी, और अगर वो रात की जो इंसुलिन है वो हमने सहरी के टाइम पे कर दी, लेकिन उसकी अराउंड 20 to 30% तक और एट टाइम ज़्यादा भी हम उसकी इंसुलिन की डोज कम कर देते हैं। इसी तरह जो टाइप 2 अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो अगर ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसमें हम यूजुअली यही करते हैं कि अगर जो मॉर्निंग की है वो अफ्तारी के टाइम पे कर दी, और जो नाइट की मेडिकेशन है उसको हमने सहरी के टाइम पे कर दिया। और उसमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि जो कि आपके शुगर को नॉर्मल से भी लो कर सकती हैं, फिर उनमें एट टाइम्स हम उसकी डोज रिडक्शन भी कर देते हैं। तो उनको हम सारा डिटेल में कि उसकी एक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मेडिकेशन जो कि ये शुगर लो करती हैं ओरल मेडिकेशन, उनकी हम थोड़ी सी डोज भी कम कर देते हैं। वो टाइप 2 पेशेंट्स जो कि इंसुलिन पर हैं, अगेन जिस तरह मैंने बताया, अगर तो डिपेंड करता है वो कौन सी इंसुलिन लगा रहे हैं। लेट से अगर वो दिन में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम बेजल इंसुलिन बोलते हैं, तो अगेन उसको या तो हम उसी टाइम पे रखते हैं, और लेकिन उसकी हम डिपेंड करते हैं कि उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनकी जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है 20% कम कर देते हैं। और अगर वो दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको हम अफ्तारी और सहरी पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जो सहरी वाली डोज़ है उसको हम 20 to 30% तक उसकी डोज़ को कम कर देते हैं। अच्छा, यानी डायबिटिक्स ने अगर रोज़ा रखना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास हो आए और एक अपना कंप्लीट चेकअप भी करवा लें और डॉक्टर से ये कंफर्म कर लें कि वो रोज़ा रखने के काबिल हैं या नहीं, और उनकी दवाइयाँ भी फिर डॉक्टर ही एडजस्ट करेगा, उनको खुद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि डायबिटीज़ अकेले नहीं, उसके साथ एट टाइम्स कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं, और हमने एज ए पेशेंट देखना होता है कि वेदर की एक तो टाइप कौन सी है डायबिटीज़ की, कितने अरसे की डायबिटीज़ है, कंट्रोल कैसा है, उसके अलावा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। जैसे हमने शुरू में बात की हाइपोग्लाइसीमिया की, कि शुगर का लो हो जाना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस ही नहीं होती उनके, तो इसलिए जब एक बंदे को अवेयरनेस ही नहीं है, उसको बॉडी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको ये पता ही नहीं होता कि उसकी शुगर लो हो गई, तो वो उस कैटेगरी को हम फिर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको किडनी इश्यूज हैं या रीनल फेलियर के साथ हैं, या उनके किडनीज उस तरह से काम नहीं करे, अगेन वो हाई रिस्क उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के और भी मुख्तलिफ हमारा एक पूरा एक रिस्क सर्टिफिकेशन चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि 1 to 3 स्कोर है वो लो उसमें आ जाता है, 3.5 to 6 में हम मॉडरेट रिस्क, और मोर देन 6 हम हाई रिस्क, और फिर वेरी हाई रिस्क भी होते हैं। जो हाई और वेरी हाई रिस्क होते हैं, अगेन उसमें हमारी एडवाइस होती है कि वो लोग अवॉइड करें फास्टिंग से, और उसमें अगेन जो हमें सपोर्ट दी गई है वो अगेन जिस तरह बात हुई कि रिलीजियस स्कॉलर्स इसमें थे, उनके फतवे भी इसमें शामिल हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रमज़ान से रिलेटेड गुफ्तगू की, और जिस तरह के डॉक्टर साहिबान ने कहा कि आप खा सकते हैं, स्पेशली जो खजूर है दैट इज़ वेरी गुड, इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन्स हैं। इसके अलावा खजूर में जो मौजूद फ़ाइबर होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन होता है। इसी तरह रोज़े में आपको वेट लॉस वगैरह के हवाले से भी हेल्प मिलती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है इन योर आर्टरीज़ वो इम्प्रूव होता है,
रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिस तरह कि आपका जो असाबी तनाव है इसमें भी कमी आती है, इवन आपके ब्रेन सेल्स इंक्रीज़ होते हैं और आपका दिमाग जो है वो तेज़ काम करने लग जाता है। और मुझ जैसे लोग जो कि चाय और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनको सेल्फ़ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।